हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। हम मटेरियल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे आज। सो इट इज़ अ वेरी फेमस कोट दैट विदाउट मटेरियल देयर इज नो इंजीनियरिंग। ये क्या कह रहा है कि विद मटेरियल के बिना इंजीनियरिंग नहीं। ठीक है? तो इस स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है कि मटेरियल को पढ़ना, उसके बारे में पता होना ही हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के ऊपर देखते हैं। तो सबसे पहली बात कि पुराने समय में जो इंसान है वो मेनली जो नेचुरल अकरिंग मटेरियल्स थे उन पे डिपेंडेंट था। जैसे स्टोन्स हो गया, वुड हो गया, क्ले हो गया, स्किल्स हो गया। तो इन सब में ये सब चीज़ों को यूज़ करने के बाद थोड़े टाइम बाद जैसे जैसे इंसान को नए तरह के टूल्स और वेपन्स की ज़रूरत पड़ी, तो उसके लिए उसने मटेरियल को एडवांस करना शुरू करा। उसने मतलब स्टील की खोज करी, एल्युमिनियम की खोज करी, और ताकि हमारा जो जीवन है वो आसान होगा। ठीक। तो हिस्ट्री के उसमें देखें तो हम लोग पूरे पूरे युग को ही जो है मटेरियल के बेसिस पे डिवाइड कर देते हैं कई बार। जैसे हम लोग स्टोन एज बोलते हैं, स्टोन एज में जो मटेरियल्स पाए जाते थे बेसिकली वो स्टोन्स के, मतलब वेपन्स जो पाए जाते थे वो बेसिकली स्टोन्स के बने होते थे। ज़्यादा अर्ली टाइम के स्टोन एज पीरियड में जो टूल्स होते थे, जो वेपन्स होते थे, वो ज़्यादा शार्प नहीं होते थे। थोड़े टाइम बाद जो इंसान है उसने ये देखा कि शार्प जो स्टोन से बने हुए वेपन से वो ज़्यादा कारगर है, तो उसने वो धीरे धीरे उसमें एडवांसमेंट की। ठीक। तो स्टोन एज को भी आप कई पार्ट में बांट सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारा ब्रोंज एज। ब्रोंज एज में बेसिकली ब्रोंज का इस्तेमाल करना स्टार्ट करा। ये एक ब्रोंज एज के टाइम की एक मूर्ति है। ये है डांसिंग गर्ल, इसका नाम है। ये हमारे नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में रखी हुई है। ये इंडिया में जब ब्रोंज एज आया था उस टाइम की ये मूर्ति है। इसके बाद हमारे पास आया था आयरन एज। आयरन एज ब्रोंज एज के बाद आया। इसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को एम्पावर करा आगे चलकर, और इट इज़ अ वेरी फेमस iron pillar you can see here, which is located at Mehroli in at near Qutub Minar, न्यू दिल्ली। तो ये जो आयरन पिलर है ये इसमें बोला जाता है कि रस्टिंग नहीं हुई है। ठीक है। तो ये और इंडियन टेक्नोलॉजी भी बेस्ड, तो इसको कई हम लोग जो है क्या कहते हैं, अजूबा बोलते हैं पूरा एंशियंट मेटलर्जी ऑफ इंडिया का। ठीक है। तो आप तो मतलब ये इम्पोर्टेंस ये दिखा रहा है कि हम मटेरियल्स जो हैं उसको हम लोग एजेस को डिवाइड करने के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। यानी मतलब पहले स्टोन एज आई, फिर उसके बाद ब्रोंज एज आई, उसके बाद आयरन एज आई, पूरे पूरे युग को उसका नाम दे दे रहे हैं। तो इससे एक एक चीज़ बड़ी पता चलती है कि मटेरियल हमारे ज़िंदगी में कितने इम्पोर्टेंस रखे हैं। ठीक। तो सब एक चीज़ आती है कि हम लोग मटेरियल्स के बारे में क्यों पढ़ें। ठीक। तो एक चीज़ तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि मटेरियल्स ने हमारी ज़िंदगी बहुत आसान कर दी। जैसे आप मोबाइल चार्जर से लेकर पेन से लेकर एक आपके कपड़े हो गए, ये सब जो है किसी ना किसी मटेरियल से बने हुए हैं। तो ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग मटेरियल्स के बारे में जानें, ताकि जो हमारी जो ज़िंदगी है वो और कंफर्टेबल हो। पुराने समय में हमने जो मटेरियल्स है उनके बारे में देखना स्टार्ट करा, और ये देखा कि अब जो है ये वाला मटेरियल मेरे इस काम आ सकता है, ये वाला मटेरियल मेरे इस काम आ सकता है। ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमें उन जो मटेरियल्स प्रेजेंट है उनमें से कोई चूज करना पड़ता। ठीक। तो अब जैसे जैसे हम ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग नए नए मटेरियल्स की खोज करते जा रहे हैं, या फिर नए नए मटेरियल बनाते चले जा रहे हैं। इस तरह से नए नए मटेरियल बना रहे हैं तो इससे हमें हमें बेनिफिट ये है कि मटेरियल्स की जो हमारे सिलेक्शन का जो स्मॉल एरिया था हमारे पास वो धीरे धीरे वेरी वाइड हो गया। ठीक। तो क्योंकि आप उसकी प्रॉपर्टीज को अल्टर कर सकते हैं, और नए तरह का मटेरियल बना सकते हैं जो कि आपको दूसरी तरह से फायदा करेगा।
इसके अलावा आपको मटेरियल को इस वजह से भी पढ़ना चाहिए कि आप एक सही तरह का मटेरियल, किस काम में किस तरह का मटेरियल आपको यूज करना है वो आप पता कर सके एज ए इंजीनियर। अगर सपोज करिए आपको ये बोला जाए कि आपको एक ब्रिज बनाना है ओवर ए रिवर, तो आप अगर उस पे लोडिंग ब्रिज को मटेरियल अगर आप यूज कर रहे हैं कास्ट आयरन, सपोज करिए आप कास्ट आयरन को यूज कर रहे हैं, तो कास्ट आयरन की एक खासियत है कि ये जो है टेंशन में अच्छा नहीं रहता है। इसके जो कंप्रेशन में ये ज़्यादा लोड वेयर कर सकता है और ये मतलब टूटता नहीं है जल्दी, ठीक। तो ये कंप्रेशन में ज़्यादा लोड वेयर कर सकता है। वैसे आप जब डिज़ाइन करेंगे तो इस तरह से डिज़ाइन करेंगे कि आपकी लोडिंग जो ब्रिज किया है वो कंप्रेशन में है, ठीक। अब आपने अगर ये नहीं करा तो आप ये जो ब्रिज आपने बनाया है रिवर के ऊपर वो टूट सकता है। अगर आप अगर आपको कास्ट आयरन यूज नहीं करना, दूसरी तरह के स्टील वगैरह यूज करने हैं उस ब्रिज को बनाने के लिए, तो वो टेंशन में भी ले सकती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से काम के लिए किस तरह का मटेरियल सेलेक्ट करना है। या फिर अगर आप कास्ट आयरन नहीं यूज कर पा रहे हैं तो आप स्टील में जाएं, इसलिए आप स्टील प्रोड्यूस कर सके। तो ये तभी आपको पता चल लगे जब आप मटेरियल की स्टडी करेंगे, ठीक। तो स्टडी ऑफ मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट, not only for the mechanical engineer but also for the electrical and other branches of engineering, and even in science also, physical sciences, there is a lot of studies going on the material. So it is a very hot topic and very important topic to study the material. Now let's talk about the applications part of materials. तो सबसे पहली चीज कि एप्लीकेशन पार्ट में, जैसे एरोस्पेस में एक एप्लीकेशन एरिया है, मतलब वैसे बहुत सारे, मतलब हर जगह मटेरियल्स का यूज है। मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखना चाह रहा हूँ यहाँ पे। जैसे एरोस्पेस में इसकी जो प्लेन है उसके जो विंग्स हैं वो किसी दूसरे मटेरियल के बने रहते हैं। इसकी जो ग्लासेस हैं, जो खिड़कियां बनी होती हैं, वो किसी दूसरे मटेरियल के बने। जो प्लेन के जो विंग है इवन वो एक तरह के मटेरियल से भी नहीं बने होते, वो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल से बने होते हैं। वो दैट विच इज कॉल्ड कंपोजिट मटेरियल्स। और इसका जो टायर्स है वो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स के बने होंगे कि वो लोड को वेयर कर पाए, इम्पैक्ट लोड को वेयर कर पाए। और इसकी जो बॉडी है वो अल्मोनियम की बनाई जाती है। एरोप्लेन की अल्मोनियम की इसलिए बनाई जाती, अल्मोनियम या अल्मोनियम के अलॉय की इसलिए बनाई जाती है ताकि वो एरोप्लेन को हम लोग हल्का कर सके। अगर ये आयरन की बनी होती तो हम लोग इसको हल्का नहीं कर सकते। तो आपको यह चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए कि आप किस तरह के मटेरियल को यूज करना चाह रहे हैं। तो एरोस्पेस एप्लीकेशन में बहुत, ये इसमें तो हजारों तरह के मटेरियल्स के अंदर एक एरोप्लेन के अंदर लगे होंगे। तो एप्लीकेशन एरिया में सबसे पहले एरोस्पेस एप्लीकेशन है। इसके अलावा आप कार्स में देख सकते हैं, जो कार की बॉडी है वो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स की बनी है, टायर डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स के बने हैं। क्लासेस जो हैं पहले इजीली ब्रोक हो जाती थी, अब इस तरह की क्लासेस आने लगी हैं कि वो इजीली ब्रोक नहीं होती। ये एक खुद एक स्टडी का टॉपिक है। और इसकी जो बॉडी है वो अब मच स्ट्रॉन्गर है, लाइटर है। और वो हमें कैसे पता लगा, जब आपने मटेरियल के बारे में जाना और डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल को यूज करा। इसके अलावा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे जो आपके पास जो पटरियां हैं, या आयरन एज के बाद ही हम लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ला पाए। क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं, ताकि ये जितनी पटरियां हैं और जितने भी इंडस्ट्री में जो भी ज़्यादा से जो मशीन्स हैं वो आयरन या उसके अलॉय से बनी रहती। तो पटरियां जैसे एग्जांपल है, वो पटरियां जो हैं मेनली आयरन या उसके अलॉय की बनी हैं। तो ये एक एप्लीकेशन एरिया है। और इसके इवन ट्रेन भी, यानी रेल भी itself is made of different type of materials। इसके अलावा आप डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ्स, ये फेमस हावड़ा ब्रिज है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये इसमें लोडिंग किस तरह की है। देखिए जब इसमें गाड़ी जाएगी इस तरह से तो उसमें लोड नीचे की तरफ को लगेगा, ठीक।
इसमें नीचे की तरफ लोड लगेगा, तो ये जो ये स्ट्रक्चर है इसमें लोड किस तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ये बॉडी में टेंशन आ रहा है हमारे पास। ठीक, तो अगर इसकी जगह आप अगर कास्ट आयरन लगा देते हैं यहाँ पे, तो कास्ट आयरन का ये टूट जाता है। कास्ट आयरन ब्रिज बनाने के लिए आपको क्या है, ये जो ब्रिज है इसके इस तरह से कुछ नीचे की तरफ को लगाना पड़ेगा, आप ऊपर की तरफ कास्ट आयरन नहीं लगा सकते। अगर आप ऊपर की तरफ कास्ट आयरन लगाएंगे तो वो लोडिंग किस तरह की हो जाएगी, टेंशन लोडिंग में आ जाएगा और कास्ट आयरन का ब्रिज ब्रोक हो सकता है, क्योंकि कास्ट आयरन जो है वो लोडिंग नहीं ले पाता है आपके टेंशन में। तो ये वेरी फेमस हावड़ा ब्रिज है कोलकाता में। ये इस तरह बहुत सारे ब्रिज आप बनाते हैं, हम लोग इंजीनियर्स ही बिल्ड कर, इंजीनियर्स के डिज़ाइन पे ये बिल्ड करा जाता है, इंजीनियर ही डिस्क्राइब करता है सब चीज़ें। इसके अलावा डिफेंस में जो डिफरेंट टाइप ऑफ टैंक्स हैं, आर्टिलरी गन्स हैं, और ये इसके जो अंदर आर्टिलरी है, इट रिक्वायर्स a very specific types of material which are not easily available and not given in general public also। तो ये बहुत ही एडवांस लेवल है। इवन वर्ल्ड वार के टाइम पे जो डिफेंस सेक्टर है उसको आगे बढ़ाने के लिए कई हमने रिसर्च और चीज़ें खोज डाली। जैसे एग्जांपल में रडार का जो हमने खोज करी थी वो वर्ल्ड वार के टाइम ही पे हमने करी रडार की खोज, ताकि जो ब्रिटिशर्स हैं वो ये चाह रहे थे कि जर्मनी को जो एरोप्लेन से उनको गिराया जा सके, तो वो कोशिश कर रहे थे कि लेज़र का अटैक करके वो कर सके। उन्होंने लेज़र तो नहीं एरोप्लेन को गिराने के लिए यूज़ कर बना पाए, लेकिन उन्होंने एक टेक्निक खोज निकाली जो रडार, जिसको हम जानते हैं रडार, मतलब ताकि एरोप्लेन जो आ रहा है उसको हम जान सके कि एरोप्लेन आ रहा है और हम लोग अपना अलर्ट हो पाए। तो ये डिफेंस सेक्टर का बहुत इम्पोर्टेंस है। इवन जो इंटरनेट है वो भी स्टार्टिंग में डिफेंस सेक्टर के लिए ही बिल्ड करा गया था, बाद में जनरल पब्लिक के लिए खोजा गया, ओपन करा गया। तो डिफेंस सेक्टर में जो चीज़ें होती है काफ़ी मतलब सीक्रेट रखी जाती हैं जनरल, और मटेरियल्स जो हैं इसमें काफ़ी डिफरेंट तरह के मटेरियल्स होते हैं जो कई बार मिल जाएंगे, कई बार नहीं भी मिलते। इसके अलावा ये शूट है, ये जो पुलिस और ये जो सिपाही है उनको पहनाने के लिए है। और इसके अलावा स्पेस एप्लीकेशन में है, जो रॉकेट्स होते हैं स्पेसिफिकली वो इस तरह के बने होते हैं कि वो जो फ्रिक्शन की वजह से, जो उनकी बॉडी इस तरह से बनी होती है कि फ्रिक्शन की वजह से उनमें जो हीट जनरेट हो रही है उसको वो झेल सके। तो कार्बन बेस मटेरियल्स का यूज़ करा जाता है, इसमें काफ़ी एडवांस मटेरियल्स होते हैं। और इसके अलावा इसमें जो इसमें स्पेस शटल है और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी खासकर एक अलग ही तरह के मटेरियल्स की बनी होती हैं। इसमें मैंने एक चीज़ जो बताई आपको, हम स्टोन एज की बात कर रहे थे, स्टोन एज के बाद हमने ब्रॉन्ज एज पे आए, ब्रॉन्ज एज के बाद हम लोग आयरन एज पे आए। अब एक और नए तरह का टर्म यूज होता है जिसको हम प्रेजेंट बोलते हैं, वो है सिलिकॉन एज। सिलिकॉन एज इसलिए बोल रहे हैं कि ज़्यादातर जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो सिलिकॉन बेस्ड चिप्स पे बने होते हैं। तो इस वजह से ये हम जो टाइम हमारा है उसको हम लोग सिलिकॉन एज पे कई बार बोलते हैं। ये कोई वेपन हमने स्टोन्स मतलब कोई वैसा नहीं है कि मतलब बस सिलिकॉन ही यूज कर रहे हैं, लेकिन है कि मतलब ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर मेड अप ऑफ सिलिकॉन बेस्ड चिप्स, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट वी आर लिविंग ऑन इन सिलिकॉन एज। ओके, इसके बाद अदर एप्लीकेशन जैसे स्मार्ट मटेरियल्स है, जैसे फिजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स है हो गया, शेप मेमोरी मटेरियल्स हो गया। फिजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स हो गया कि आप जब इसमें लोड लगा रहे हैं इधर से, तो ये उसके करस्पॉन्डिंग जो फिजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल है उसके करस्पॉन्डिंग जितना आप लोड लगा रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग इसमें करंट जनरेट कर रहा है। ठीक, तो ये इस तरह के जो मटेरियल्स होते हैं उसको हम लोग फिजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स बोलते हैं, और इसकी कैटेगरी किस कैटेगरी में होते हैं, स्मार्ट मटेरियल्स। ऐसे ही शेप मेमोरी मटेरियल्स भी होते हैं कि एक तरह के स्टिमुलस में आने पे ये अपना शेप चेंज कर लेते हैं। जैसे सपोज करिए कि ये इसको आपने इस तरह से बेंड कर रखा है, एफिल टावर का वो है मॉडल,
इसको इसको याद है कि ये 23 डिग्री पे इसको स्टेट हो जाना है, ठीक। तो ये एक टेम्परेचर एक स्टिमुलस हो सकता है, या फिर फोर्स एक स्टिमुलस हो सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलस। तो ये जो है 23 डिग्री पे टेम्परेचर पे ये जो है अपने और इस तरह के शेप में आ जाएगा, ठीक। या फिर आप ये कह सकते हैं कि इसको पानी में डालने के बाद इस तरह से शेप में आ जाएगा, मतलब कुछ भी एक स्टिमुलस बाहर से हो सकता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग शेप मेमोरी, यानी इसने जो अपना शेप है उसको याद कर रखा है। जब एक तरह के आप कंडीशन आप देते हैं तो वो उस तरह से वो उस वाले शेप में आ जाता है, ठीक। तो इसको हम लोग नए मटेरियल्स में स्मार्ट मटेरियल्स बोलते हैं, इस तरह के मटेरियल्स को। इस तरह ये खाली 2 एग्जाम्पल है, इसके अलावा बहुत सारे हमारे पास स्मार्ट मटेरियल्स हैं। और इसका ये एक वेरी रिसेंट टॉपिक है रिसर्च का, एंड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के साथ में इसको इंटीग्रेट करके काफ़ी यूज़ करने की कोशिश करी जा रही है। इसके अलावा नैनो मटेरियल्स हैं, इसमें हम लोग नैनो चिप्स और नैनो मेडिसिन्स के बारे में, या फिर नैनो फाइबर्स और इस तरह की चीज़ों की बात कर रहे हैं कि जिसका स्केल जो है 10⁻⁹ में हो, उसको हम लोग नैनो बोलते हैं, ठीक है। तो इतने स्मॉल स्केल में कोई चीज़ को बनाना और उसमें उसको कंट्रोल कर पाना एक वेरी डिफिकल्ट एंड इंटरेस्टिंग एंड वेरी यूजफुल चीज़ हो जाएगी अगर हम लोग ये चीज़ ढंग से अचीव कर पाए। तो इसमें ये वेरी मतलब नैनो मटेरियल्स जो है वेरी इम्पोर्टेंट एंड रिसेंट टॉपिक है, और ये मतलब काफ़ी काम हो रहा है इस नैनो टेक्नोलॉजी पे। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। देखिए, हम मटेरियल्स को हम लोग काफ़ी तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। फॉर आवर कन्वीनियंस वी आर डिवाइडिंग द सॉलिड मटेरियल्स इनटू 4 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज मेटल्स, सेकंड वन इज सेरेमिक्स, थर्ड वन इज पॉलीमर्स एंड फोर्थ वन इज कंपोजिट्स। तो 1 बाय 1 हम लोग इनमें देखेंगे ये क्या है। आप इसको मटेरियल्स को और भी डिफरेंट तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल्स एंड आयरन बेस्ड एंड नॉन आयरन बेस्ड मटेरियल्स। लेकिन फॉर एक तरीके से इसको हम लोग इस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला है हमारे पास मेटल्स। तो बेसिकली मेटल्स आर यूजुअली, इसमें मेटल्स के एक डेफिनेट क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहली बात क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मेटल्स का जनरली जो है डेफिनेट एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, और मेटल्स जो है मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। मेटेलिक बॉन्ड से मेरा क्या मतलब है कि सपोज करिए आपके पास एक ब्लॉक है, ये कॉपर का ब्लॉक है, ठीक? या फिर कोई भी मेटल है सपोज करिए। तो मेटल की खासियत क्या होती है, वो अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होती है मेटल की। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी है तो क्या होता है कि ये जो सपोज करिए ब्लॉक, मेरे पास एक ब्लॉक है मेटल का, किसी मेटल का, इसकी मेटल की टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ठीक। तो ये जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ये लूजली कनेक्टेड होता है इस इलेक्ट्रॉन से। तो वैसे ही दूसरा मेटल का एटम होगा, उसकी भी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। तो ये क्या करता है कि मेटल, ये मेटल है, ये मेटल है, तो ये इस तरह से काफी सारे इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, और ये एक सिंगल एटम से ना जुड़ते हुए बहुत एक क्लाउड सा बना देते हैं, ठीक है। अब ये क्लाउड सा है, वो क्या कर रहा है, इन दो मेटल को इस क्लाउड से जोड़े हुए, यानी जो मेटल का जो पॉजिटिव पोर्शन है उसको ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है आपस में जोड़े हुए, ठीक। यही रीजन है कि मेटल्स जो हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं इवन इन द सॉलिड स्टेट, ठीक है। नहीं तो सपोज करिए आपने NaCl की बात करी, तो नहीं, मेटल नहीं है, मतलब ये कंपाउंड है एक तरीके। लेकिन आप जब तक कि इसको पानी में मिलाते नहीं हैं, यानी आयन Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जब तक नहीं बन रहा है, तब तक ये जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन जब मेटल्स हैं वो सॉलिड स्टेट में
प्योर स्टेट में भी इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसमें इस तरह से मेटेलिक बॉन्ड बने होते हैं। मेटेलिक बॉन्ड का मेरा मतलब है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना होता है और वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज होल्डिंग द मेटल्स इनसाइड द ब्लॉक एंड इन द देयर पोजीशन। और जैसे ही आपने कोई भी करंट पास करने की कोशिश करी, ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड से, क्योंकि ये लूजली पैक है तो इसलिए ट्रेवल कर लेता है। दैट्स वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा मेटल्स जो हैं चमकते अच्छे हैं ज़्यादातर मेटल्स, हार्डनेस उनकी ज़्यादा अच्छी होती है, ये तो, और थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी होती है, और जनरली वो मैलेबल होते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादातर मेटल्स में देखी जाती है। ठीक, इसके बाद हमारे पास आता है, नेक्स्ट है सिरेमिक्स। Ceramics are basically inorganic compound. This is very important. Ceramics are inorganic compound, not which make it different from the polymers. तो सबसे पहली चीज, ceramics are inorganic compound, और मेनली ये जो है आयनिक बॉन्ड से मिलके बने होते हैं। कई कुछ ज्यादातर इसमें जो है आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, कुछ केसेस में हमारे कोवलेंट बॉन्ड। क्ले जो है हमारा वो सबसे अर्लीस्ट सिरेमिक है। ठीक, इसको सिरेमिक्स जो ओरिजिनल टर्म है वो उसको हम लोग बर्न थिंग से भी बोलते हैं, करके कुछ बोलते हैं इसको। तो इसको इस तरह से जो क्ले है हमारा अर्लीस्ट सिरेमिक जो हमें पता है वो है। ठीक, तो जनरली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं। ठीक, स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन होते हैं, वीक इन टेंशन होते हैं। ठीक है, यानी कि मतलब टेंशन फोर्स लगाएंगे तो उसमें वो जल्दी इजीली टूट जाएंगे। केमिकली इनर्ट होते हैं। ठीक, इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, अनलाइक मेटल्स विच फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड्स एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ceramics आर जनरली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। जैसे चीनी मिट्टी के बर्तन जो आप बोलते हैं, वो एक एग्जाम्पल है सेरेमिक। हाई एंड वेल डिफाइंड मेल्टिंग पॉइंट है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो वेल डिफाइंड रहता है, यानी कि अगर 120 डिग्री पे इसको मेल्ट होना है तो ये लगभग 120 डिग्री पे ही मेल्ट होगा, ये डेफिनेट है। और इसका टेम्परेचर भी हाई होता है जनरली सेरेमिक्स का। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सेरेमिक्स की। सेरेमिक्स के बारे में हम लोग काफी डिटेल में आगे पढ़ेंगे, इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में। इसके बाद है हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है पॉलीमर। पॉलीमर्स आर जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड, अनलाइक सेरेमिक्स विच आर जनरली इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। पॉलीमर्स आर ऑर्गेनिक यानी इसमें मेनली कार्बन प्रीडोमिनेटली मटेरियल है। तो ये पॉलीमर बनता कैसे, छोटे छोटे मोनोमर्स को पॉलीमराइजेशन करा के हमारे पास पॉलीमर बनते हैं। मेनली इसमें कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा, ये दो एलिमेंट्स होना होते हैं, तब उसको ये मेन एलिमेंट्स होते हैं हमारे पॉलीमर्स में। पॉलीमर्स लॉन्ग चेन बनाते हैं, ये आप सब जानते हैं। इसके अलावा देखिए, हमने ये मेन है हमारे पास, मेटल्स हो गए, सेरेमिक्स हो गया, पॉलीमर्स हो गए। Metals are forming electron cloud and metallic bond. Ceramics are generally inorganic compounds and polymers are generally organic compounds. इसके बाद हमारे पास composites आते हैं। Composites जो हैं वो मिलके बनते हैं by mixture of metals, ceramics and polymer. जैसे इसमें आप इस फिगर में आप देख भी सकते हैं कि ये मेटल्स है, ये सेरेमिक्स है और इधर पॉलीमर्स है, क्योंकि कंपोजिट्स जो है इनको मिला के बनते हैं। इसमें अगर हम लोग मेटल्स और पॉलीमर को ले ले तो मेटल ये जो बनेगा कंपोजिट, उसको बोलते हैं मेटल एंड पॉलीमर बेस्ड सेरेमिक्स, सॉरी कंपोजिट। सो सबसे पहली चीज, कंपोजिट मटेरियल्स आर मेड फ्रॉम 2 और मोर कंस्टिट्यूएंट मटेरियल, यानी कंपोजिट मटेरियल 2 और 2 से ज्यादा मटेरियल से मिलकर बना होता है, जिनकी प्रॉपर्टी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी वेरी डिफरेंट। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द
टू मटेरियल्स शुड बी डिफरेंट, टू और मोर मटेरियल्स शुड बी डिफरेंट, दैट आपको ये चीज, दैट्स वाई ये हम लोग अलॉय नहीं है। ठीक? आपके दिमाग में आ सकता है कि हम लोग अलॉय में भी तो दो चीजों को मिला के बनाते हैं, लेकिन आप जब कंपोजिट्स की बात करते हैं, जो जो उसमें जो आप जो दो या दो से ज्यादा मटेरियल्स को मिला रहे हैं, उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी इट वेरी डिफरेंट। जैसे आप लकड़ी को सीमेंट में मिलाने की कोशिश करें, ठीक है, तो इट इज वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टी और वो ढंग से मिक्स नहीं होगा, आप उसको फिजिकली हटा सकते हैं। लेकिन नहीं, अगर आप आयरन में अलॉइंग करने के लिए कार्बन मिलाना चाहें, ठीक है, तो वो इसलिए मिक्स हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप उसको फिजिकली सेपरेट भी नहीं कर सकते। तो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कंपोजिट एंड अलॉय। तो कंपोजिट बनते कैसे हैं? दो या दो से ज्यादा मटेरियल से जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर वेरी डिफरेंट। और इसमें इंडिविजुअल कंपोनेंट जो है सेपरेट रहता है स्ट्रक्चर के अंदर, यानी मतलब ऐसा नहीं कि टूट जाएगा, लेकिन यह है कि आप बोल सकते हैं कि जैसे अगर आप लकड़ी को सीमेंट में मिलाने की कोशिश करेंगे तो ये पता चल जाएगा ये वाला पोर्शन सीमेंट का, ये वाला लकड़ी का। लेकिन जब आप अलॉय बनाते हैं तो आपको पता भी नहीं लगेगा, वो पूरा का पूरा एक ब्लॉक बन के आ जाएगा आपके पास। ये भी नहीं पता लगेगा कि इसमें अगर आप आयरन में कार्बन मिला रहे हैं तो कार्बन कहाँ है आयरन का, ये आप नहीं बता सकते आप, और सेपरेट भी नहीं कर सकते किसी भी तरह से। लेकिन इन केस ऑफ कंपोजिट्स ये सेपरेटेड रहते हैं, और मतलब फिनिश मतलब फाइनल प्रोडक्ट में भी ये सेपरेटेड रहता है और इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। भले ही आप उनको इजिली सब मतलब ऐसा नहीं कि आपने मतलब उठाया और अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन दे आर फिजिकली सेपरेटेड। ऑन द अदर हैंड अलॉय आर डिफरेंट। तो इसमें जो टर्म्स हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो जब हम कंपोजिट बनाते हैं उसमें हम लोग दो चीज़ों का यूज़ करते हैं, जो मैट्रिक्स है और दूसरा होता है रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट जो मैट्रिक्स जो है मेन पोर्शन होता है, उसके अंदर जो चीज़ डालते हैं उसको रेनफोर्समेंट बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को ये मैट्रिक्स है, जो ये मैट्रिक्स एक मटेरियल होगा, रेनफोर्समेंट एक मटेरियल होगा। आप दोनों जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज वेरी डिफरेंट एंड दे आर नॉट गोइंग टू मिक्स एज लाइक अलॉय। सो आप इन दोनों को चीज़ों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, मैट्रिक्स के अंदर कहीं ना कहीं ये जैसे रेनफोर्समेंट डालने की कोशिश करेंगे तो कहीं मैट्रिक्स के अंदर कहीं पे जाके छुप जाएगा। ये मैट्रिक्स भी एक मटेरियल है, रेनफोर्समेंट भी मटेरियल। तो जो मेन पोर्शन है उसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, और जो कम मात्रा में जो पोर्शन होता है उसको रेनफोर्समेंट बोलते हैं। ठीक, इसी बेसिस पे हम लोग जो है कंपोजिट को तीन तरह में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पार्टिकल रेनफोर्समेंट, फाइबर रेनफोर्समेंट और स्ट्रक्चर रेनफोर्समेंट। इसमें क्या है, ये जो मैट्रिक्स है इसमें आप देख सकते हैं, जो मैट्रिक्स है आपके पास, इसमें अगर पार्टिकल फॉर्म में हमने रेनफोर्समेंट डाली है, पार्टिकल मतलब जो पहला वाला मटेरियल है वो पार्टिकल फॉर्म में है, तो उसको हम लोग पार्टिकल रेनफोर्समेंट बोलते हैं। जो अगर ये मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास जो रेनफोर्समेंट है वो स्मॉल लाइनिंग के रूप में है या फिर फ्लेक्स के रूप में है, फाइबर्स के रूप में है, इसको हम लोग फाइबर रेनफोर्समेंट बोलते हैं। ऐसे ही हमने जो पूरा स्ट्रक्चर इस तरह से बना लिया, तो इसको हम लोग इस पूरी मैट्रिक्स के अंदर आपने इस तरह से पूरी एक लाइन बना दी है या फिर मतलब पूरा स्ट्रक्चर बना दिया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल कंपोजिट्स। तो कास्ट आयरन एक कंपोजिट है, ये को कई बार कंफ्यूजन होती है लोगों को, लेकिन कास्ट आयरन कंपोजिट है क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं, इवन आप इसको कास्ट आयरन में से चीजों को बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन कास्ट आयरन एक कंपोजिट इसलिए जब आप इसको माइक्रो स्ट्रक्चर पे देखेंगे, मतलब माइक्रोस्कोप में देखेंगे, हाई पावर माइक्रोस्कोप में, तो आप ये देखेंगे कि जो ये जो काला काला दिख रहा है आपको, ये ब्लैकिश कलर का, ये कार्बन है आयरन के अंदर। तो ये बिल्कुल मतलब आप इसको इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन ये इसमें ऐसा नहीं कि मिल गया जाए। तो दैट्स व्हाई ये दीज आर फॉर्मिंग सम ग्रेफाइट फ्लेक्स, ग्रेफाइट में कार्बन फ्लेक्स और या फिर कार्बन नोड्यूल्स बनाता।
तो कास्ट आयरन जो है एक एग्जाम्पल हमारा कंपोजिट। ऐसे ही जो है सीमेंट जो है जब हम मिलाते हैं सैंड और स्टोन में और वाटर के साथ में, तो ये जो मिक्सचर बन के आया, कंक्रीट जो बन के आया, उसमें क्या है, सीमेंट आप ऐसा नहीं कि बिल्कुल उठाएंगे और अलग हो जाएगा, लेकिन सीमेंट आपको पता चल जाएगा कि ये वाला पोर्शन सीमेंट है, इसमें सैंड इतना पड़ा है और स्टोन इतने पड़े हैं, ठीक है। तो आप इजिली देख के पता चलते हैं कंक्रीट के अंदर ये यहाँ पे पत्थर पड़े हैं, ठीक। तो ये फिजिकली पॉसिबल है कि आप इसको एक्चुअली में अगर आप हटाना चाहें, इसमें से पत्थर निकालना चाहें, तो आप सेपरेट कर सकते हैं। तो ये जो कंक्रीट है वो एक और एग्जाम्पल है आपका कंपोजिट्स का। तो ये इसके बाद तो हमने चार चीजें, चार तरह के मेन जो है हमने क्लासिफिकेशन देखा। क्लासिफिकेशन का मटेरियल, यू कैन क्लासीफाई द मटेरियल्स इन मैनी वे। तो हमने क्लासीफाई करा मटेरियल्स को, सॉलिड मटेरियल्स को, मेटल्स, सेरेमिक्स, पॉलीमर, कंपोजिट्स में। अब मेटल्स के साथ में आप नॉन मेटल्स भी जोड़ सकते हैं। अभी सेरेमिक्स में भी इवन जो है आयनिक है, कुछ कोवलेंट बेस है, तो उसमें आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो these are the references and stay safe and stay healthy। तो हम आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।